हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, राइज एंड शाइन। आज हम लोग सॉल्व करने वाले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपके पास एस चांद या फिर एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं लिंक अमेजोन का, जहां पर आप घर पे बैठे बैठे मंगा सकते हैं अपने लिए एस चांद या एनसीईआरटी की बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से फ्रॉम यू एनसीईआरटी। तो यहाँ पे आपको पूरा सोल्यूशन मिलने वाला है एनसीईआरटी का। और उसके बाद भी अगर आपको कोई दूसरी बुक का क्वेश्चन अगर आपको जानना है तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज द फॉर्मूला CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है हमको। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताने के लिए हमको पता होना चाहिए कि आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2,4 होता है। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह से ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है और ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से एक कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और ऑक्सीजन को एक ऑक्सीजन के एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन के एटम है तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे लीनियरली। और उसके बाद कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिखे, 2 ऐसे वो इसलिए क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक ऑक्सीजन के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक ऑक्सीजन के साथ। और इसी तरह से ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला है तो कार्बन की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने लगाए। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सर्कल बनाएं। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके बाद आता है आपका, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहे हैं बीच में तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। और ये लोन पेयर के तौर पे इसके पास ईच ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हैं, लोन पेयर। अब यहाँ पर आते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड बाय द 8 एटम। देखिए 8 एटम्स की अगर हम बात करते हैं तो S8 हो गया। अगर यहाँ पे किस तरह से अगर हम देखते हैं मैथ्स में, जो अगर 8 एटम वाला जो स्ट्रक्चर होता है कैसे बनता है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन देन 4 लाइन 5 लाइन देन 6 लाइन देन 7 लाइन और देन 8 लाइन। तो यहाँ पर जहाँ पर ये 2 लाइंस मिल रही है वहां पे सल्फर लगा होगा तो इसकी हेल्प से हम लोग बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,6 और आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हर एक सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो देखिए 1 सल्फर 2 सल्फर, उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका 3 सल्फर 4 सल्फर, फिर आएगा 5 सल्फर 6 सल्फर 7 सल्फर एंड 8 सल्फर। तो ऑल आर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करेंगे कि हर एक सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए तो हम ये 4 इलेक्ट्रॉन्स तो लोन पेयर के तरीके से लगाएंगे हर सल्फर के, तो इससे आपको इजी हो जाएगा जानना इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से हम लोन पेयर के तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे। अभी भी हर सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो ये शेयर करने वाले इलेक्ट्रॉन्स वो लगाएंगे तो हर एक सल्फर दूसरे सल्फर के साथ, जैसे ये वाला सल्फर इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इस तरह से ये इसका एक और इलेक्ट्रॉन बचा है वो इधर शेयर करेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा। तो हर सल्फर के बीच में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स और लगा देने हैं। तो जो सर्कल बनाने से क्या होता है, समटाइम्स हमारा जो स्ट्रक्चर होता है गड़बड़ा जाता है। तो आपको सर्कल की अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो तो ही बनाए, अदरवाइज आपको सर्कल्स बनाने की जरूरत नहीं है जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी शो किया जा रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पे सर्कल्स भी बना देती हूँ। तो देखिए ये हो गया, ये इस सल्फर का शेयरिंग हो गया, उसके बाद इसके लिए ये शेयरिंग ये हो गया,
उसके बाद ये थोड़ी जगह कम है तो यहाँ पर कुछ लाइन ओवरलैप हो रही है। ये देखिए इसके बाद ये हो गया, तो देखिए हर सल्फर का 8 इलेक्ट्रॉन्स माने कि ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ आ रहा है। आप चाहते तो बिना सर्कल के भी छोड़ सकते थे अपना स्ट्रक्चर। ये आ गया आपका और यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर सल्फर का कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनाता है और हमें नेचर में जो सल्फर मिलता है वो एसिड के फॉर्म में ही एज मॉलिक्यूल मिलता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी क्वेश्चन नंबर 1 अगेन। अगर आप एनसीईआरटी की बुक आपके पास है तो आप देख पाएंगे कि हर एक पेज पर कुछ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इन टेक्स्ट में, तो वो इस तरीके से दे रखा है 1 2 करके। तो नाउ इट इज हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन बी ड्रॉ बाय द पेंटेन। अगर पेंटेन का मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूं तो वो आता है C5H12, क्योंकि ये बना है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 से। तो यहाँ पर आप किस तरीके से बना सकते हैं, एक तो बिल्कुल स्ट्रेट चेन हो गया, तो दिस इज CH3 CH2 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 CH3, इसका नाम हो गया नॉर्मल पेंटेन। उसके बाद क्या होगा, सेकंड पोजीशन, ये जैसे कि मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखूं या यहाँ से लिखूं, एक ही बात है। तो सेकंड पोजीशन पर आपका एक चेन निकला हुआ होगा, तो ये आएगा CH3 CH CH3 देन CH2 CH3। देखिए इसमें भी कितने हैं, टोटल आपके 5 हैं। तो इसका नाम क्या होगा, आप इसको आइसोपेंटेन भी बोल सकते हैं। और साथ में अगर इसका आईयूपीएक नेम रखेंगे तो क्या आएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर आप यहाँ पे भी लगाते तो अभी सेकंड पोजीशन ही, अब थर्ड पोजीशन पर आएगा आपका CH3 CH2। थर्ड पोजीशन पे इधर ये भी सेकंड पोजीशन ही कहलाएगा, तो इधर नहीं आएगा आपका। तो यहाँ पर आपका जो पेंटेन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या और कितना आ सकता है पेंटेन में, देखिए आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद आपका 1 2 3 4, एक तो यहाँ आता या यहाँ आता, फिर 1 2 3, ठीक है, और एक ऊपर एक नीचे, तो यहाँ पर आएगा CH3, ऊपर CH3 और नीचे भी CH3। इसको बोलेंगे नियो पेंटेन, या फिर हम इसका अगर आईयूपीएक नेम रखेंगे तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन इसका आएगा नाम, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो इस तरह से हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन बी ड्रॉन बाय पेंटेन, तो 3, कितने आएंगे, 3 आइसोमर हम लोग पेंटेन के बना सकते हैं। अब इसके आता था क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर 2 प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन which led to the huge number of carbon compound we see around us। कार्बन की कौन सी 2 प्रॉपर्टी हैं जिनकी वजह से कार्बन मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड बना पाता है। तो पहला है कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग, कि कार्बन अपने जैसे और कार्बन से जोड़कर लंबी चेन बना लेता है, जिसकी वजह से हम लोग मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड कार्बन के देख पाते हैं, जिसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद टेट्रावैलेंसी है। तो ये 2 प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से हम बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स देख पाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दैट व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। अगर मैं साइक्लोपेंटेन की बात करूँ तो CnH2n ही इसका जनरल फॉर्मूला होता है। साइक्लो का मतलब होता है रिंग में होना, तो पेंटेन का मतलब 5 आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पर कार्बन। तो फॉर्मूला बन गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10। अब साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स में जैसे कि होता है स्क्वायर होता है आपका, सर्कल होता है, ऐसे ही आपके और भी स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे 5 आ रही हैं लाइंस, तो वो इस तरह का होगा। तो यहाँ पर देखिए एक कार्बन ऊपर, फिर एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गया आपका साइक्लोपेंटेन का। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी लगाने, तो इसकी टेट्रावैलेंसी होती है, तो 2 हाइड्रोजन इधर आएंगे, 2 हाइड्रोजन इधर आएंगे, 2 हाइड्रोजन इधर आएंगे, 2 हाइड्रोजन इधर आएंगे और 2 हाइड्रोजन इधर आएंगे। अब हमें बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो सिंगल बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2। तो एक कार्बन, पहले हम कार्बन लगा लेते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन।
कार्बन टू कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इस तरह से, और उसके बाद हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, वो भी सिंगल बॉन्ड से, तो उनके बीच में भी इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग लगा लेंगे। तो बहुत इजी हो जाता है स्ट्रक्चर्स इस तरीके से बनाना। वंस यू नो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जहाँ पे बॉन्डिंग शो हो रही है, उसके बाद हमारे स्ट्रक्चर्स को बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं, जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला है। अगर आपको अभी भी नहीं आता है तो आप कोवेलेंट बॉन्ड वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट में आपको इजी अवेलेबल हो जाएगा, और वहां से आप लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग भी सीख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो यहाँ पर ये नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, हम नॉर्मल स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे बना सकते हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। पहले बोला इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, एथ माने 2 कार्बन, और एसिड के फंक्शनल ग्रुप में COOH होता है, तो ये हो गया आपका CH3COOH इथेनोइक एसिड। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने पर हूँ स्ट्रक्चर, तो देखिए ये आ जाएगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि देखिए यही होता है इसका स्ट्रक्चर। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं, तो जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहां पर मैं 2 डॉट लगा दूंगी फॉर शोइंग दी 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए एक बार आपको अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आता है, यू विल एबल टू, और जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन लगा देने हैं हमने, ठीक है। उसके बाद ये, अब आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होता है उसका क्या होता है, उसके पास आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इसने कार्बन के साथ शेयर किया, एक हाइड्रोजन के साथ, तो अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें मतलब 2 लोन पेयर। इसी तरह से यहाँ पे इसने 2 शेयर करके, तो 2 यहाँ पर आएंगे। आप लोन पेयर दिखाएं या ना दिखाएं, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, ठीक है। दिखा देते तो अच्छी बात है। अगर ब्रोमोपेंटेन के बारे में बात करें, तो फॉर्मूला हो जाएगा C5H12 में से एक हाइड्रोजन चला गया, उसकी जगह ब्रोमो ग्रुप लग गया। अब मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊंगी सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं बोला। सिंगल बॉन्ड है तो आप 2 इलेक्ट्रॉन बीच में लगा देंगे, डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और Br, और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। ये देखिए CH3 CH2 CH2, टेट्रा वैलेंसी पूरी करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाइड्रोजन हो गए। अब इसके बाद हम बात करेंगे ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन का मतलब क्या हो गया, आपका आपका यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप लगा है CO, ठीक है। तो 4 कार्बन होने चाहिए, एक फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा CH3 CO CH2 CH3, तो ब्यूटेनॉन हो गया। अब इसके बाद इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब हेक्सेनल आता है, हेक्सेनल की बात करें तो एल्केन है, 6 कार्बन C6H12 और 2 14 हो गए, क्योंकि CH2n+2 इसका हेक्सेनल है। हेक्सेनल में क्या होता है, एल्डिहाइड है, तो क्या होगा CHO, फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन है। अब कितने आएंगे आपके बचे 5 कार्बन, और तो क्या आ जाएगा CH3 में सीधे स्ट्रक्चर बना रही हूँ, CH2 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 1 2 3 4 5 CH2, फिर CHO के लिए C डबल बॉन्ड O और H, तो ये हो गया आपके हेक्सेनल का स्ट्रक्चर। आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देने हैं, और जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिखा देने हैं। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप 6 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। अब पूछा है आर स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन, क्या ब्रोमोपेंटेन के लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है, चलिए करके देखते हैं। यहाँ ब्रोमोपेंटेन होता है क्या है, ब्रोमोपेंटेन का फॉर्मूला हो गया C5H11Br। अब मैं इसके आइसोमर बना के देखती हूँ, पहले तो ये स्ट्रेट चेन में बना देना है, CH3 CH2 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 Br, ये नॉर्मल हो गया। अब देखिए यहाँ पोजीशन देखिए, 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन 4 पोजीशन 5 पोजीशन। अब यहाँ से भी आएंगे तो 1 2 आता है, तो यहाँ लगाओ या यहाँ लगा तो एक और बन जाएगा आपका CH3
CH, Br, CH2 और CH3। तो ये भी ब्रोमोपेंटेन है। इसको क्या बोलते हैं? ब्रोमोपेंटेन है। ये 2 ब्रोमोपेंटेन हो गया। अब थर्ड पोजीशन पे और लग सकता है CH3, CH2, C, H, Br, CH2, CH3। ये हो गया 3 ब्रोमोपेंटेन। तो हम लिखेंगे यस 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द ब्रोमोपेंटेन। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड? आप किस तरह से इन कंपाउंड का नाम रखेंगे? तो यहाँ दे रखा है पहले CH3, CH2, Br। तो देखिए Br लिखा है तो लिखेंगे इसके लिए ब्रोमो। आयु पे एक नेम रख रहे हैं। 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? ब्रोमो एथ। ऑल आर सिंगल बॉन्ड तो ब्रोमो एथेन। इसी तरह से SCHO, तो देखो CHO तो लास्ट में अल आएगा, एक कार्बन है तो क्या आएगा? मैथेनल। और इसका कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। ये पहला मेंबर है आपके एल्डिहाइड ग्रुप का। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि हम लोगों को अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको प्रेफरेंस देना पड़ता है, उसको कम नंबर देना पड़ता है। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है तो क्या आएगा? हेक्स। फर्स्ट पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो हेक्स 1 आइन। इसको हम लोग हेक्साइन करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगेन क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। यहाँ पर आप लोग एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के थ्रू आप लोग अपने घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं। नाउ व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? अब ये बोल रहा है कि जब हम इथेनॉल क्या होता है? हमारा CH3, CH2OH होता है। जब इसका हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है, तो ये इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है? देखिए पहली बात तो ये रिएक्शन करवाई जाती है किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो सकता है? आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट हो सकता है जो कि एसिडिफाइड होता है, और एल्कलाइन केमिनोफोर हो सकता है। अब इस पूरी रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस पूरी रिएक्शन में ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है किसको? एल्कोहल को। ठीक है, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। जो जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को लिए मिलता है वो रिएक्शन कैसी होती है? वो रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, बिकॉज हियर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। इथाइन क्या होता है आपका? CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। इन दोनों का मिक्सचर हम जलाते हैं बर्निंग के प्रोसेस, वेल्डिंग के प्रोसेस में। कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड? हम क्यों यूज नहीं करते? एक्चुअली क्या है, जो ये हमारा इथाइन है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और जब इसको हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो बर्न करने के लिए भैया इसको चाहिए 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, जो कि काफी हाई टेम्परेचर है। तो इस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, और अगर पहुंचना बहुत मुश्किल है यहाँ तक, तो यहाँ पे कैसा होगा? इनकम्प्लीट कंबशन होगा। कैसा कंबशन होगा? इनकम्प्लीट कंबशन होगा। अब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो यहाँ पर जो बर्निंग होगी ना, वो कैसी होगी? नॉन क्लीन होगी। इसलिए इतने हाई टेम्परेचर पे बर्न करना मुश्किल है, इसलिए हम लोग इस मिक्सचर का यूज नहीं करते फॉर द वेल्डिंग पर्पस। हम कह सकते हैं हैंस दिस oxyacetylene, because ethane is also known as acetylene, so this oxyacetylene flame is used for welding and it is not possible to attain such high temperature which is 3000 degrees Celsius with air. That's why a mixture of ethane and air is not used for welding. After that, again question number 1, how would you distinguish experimentally between alcohol and carboxylic acid? देखिए अल्कोहल आपका OH होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड आपका COOH होता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से करवाते हैं, दोनों की करवा देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो हम देखते हैं कि इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो रिएक्शन टेक प्लेस,
और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं एक सॉल्ट बनता है, साथ में यहाँ ब्रिस्क एफिबेसेंसेस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और वाटर भी लिबरेट होता है, लेकिन हमें जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा ब्रिस्क एफिबेसेंसेस। हम लिख सकते हैं that carboxylic acid give the positive test for the sodium bicarbonate, and whereas alcohol does not give any kind of reaction with the sodium bicarbonate. So this is the distinguish between the alcohol and carboxylic acid if I talk about experimentally. अब आता है what are oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? तो ऐसे सब्सटेंस जिनकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ओके। और हम कह सकते हैं विच प्रोवाइड ऑक्सीजन, विच द सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन और gain electrons, the substance are known as the oxidizing agent. Now question number 1 again, would you be able to check if water is hard by using a detergent? तो answer है no, we are not able to check the water is hard by using detergent, because what happen, detergent जो है वो आपका हार्ड वाटर के साथ भी क्या बना लेता है, इसका फ्रोथ बना लेता है। फ्रोथ का मतलब आपको पता होना चाहिए, झाग होता है। तो नो डिटर्जेंट इज एबल टू मेक दी फॉर्म लेदर और फ्रोथ विद दी हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक आउट योर हार्ड वाटर विद दी हेल्प ऑफ डिटर्जेंट, राइट। तो आंसर आएगा नो। तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है, पीपल यूज अ वेराइटी ऑफ मेथड्स टू वॉश क्लोथ। लोग बाग बड़े अलग अलग तरीकों से कपड़े धोते हैं। Usually after adding the soap, they beat the cloth on a stone or beat it or with a paddle, scrub with a brush, or the mixture is agitated in a washing machine. Why it is necessary? मतलब ये है कि जब आप साबुन लगा ले एक बार, तो उसके बाद भाई उसको क्या करना बहुत जरूरी है, उसको ठोकना पीटना बहुत जरूरी है, बीट करना बहुत जरूरी है। क्यों? एक्चुअली जैसे हम पानी में सोप मिलाते हैं तो सोप के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट जो कि पानी से दूर रहता है, ग्रीस के पास रहता है, और एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है। तो जब भी हम सोप मिलाते हैं और जो आपके कपड़े में जो डर्ट होता है, ग्रीस होता है, डर्ट होता है, उसके चारों तरफ ये सोप इस फैशन में लगता है, इस तरीके से लग जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको मिसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिसल। जो कार्बन वाला पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, वो ग्रीस डर्ट की तरफ जाएगा, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो कहाँ की तरफ जाएगा? पानी की तरफ जाएगा। अब ये बन गया मिसल। अब जब तक कपड़े को हम ठोकेंगे पीटेंगे नहीं, तब तक ये जो शर्ट में या फिर कोई भी आपका कपड़ा उसमें जो मिसल बना हुआ है वो पानी के साथ निकलेगा नहीं, तो आपका कपड़ा साफ नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन अ सोप मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट ऑफ नेमली हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, with the help of these it attached to the grease or the dirt particle and form a cluster of micelle. This is the micelle. This micelle remain suspended as a colloid. To remove this micelle, तो हमें क्यों जरूरत है? To remove micelle, it is necessary. It is necessary to agitate. Agitate का माना मतलब होता है हिलाना डुलाना, उसको ठोकना। Agitate clothes, राइट। अब इसके बाद आता है MCQ काइंड ऑफ क्वेश्चन जो 3 है यहाँ पर। चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं हम लोग। इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज, अब देखिए इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है और बोला है कि भैया कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। उसके बाद सेकंड पूछा है ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ONE जहाँ लास्ट में आता है वहां पे कीटोन करके फंक्शनल ग्रुप होता है। कौन सा होता है? कीटोन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद while cooking if the bottom of the vessel is getting blackened, अगर आप खाना बना रहे हो, खाने बनाते वक्त बर्तन काला पड़ा तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि जो भी आप फ्यूल यूज कर रहे हो वो ढंग से बर्न नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आएगा तो फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, भी ऑप्शन इज द करेक्ट है। अब इसके बाद explain the nature of the covalent bond using the bond formation this.
आपको नेचर बताना है कोवेलेंट बॉन्ड का कि किस तरह का होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग of electrons, right? So they are able to complete their outermost shell like noble gases, outermost shell, or you can say octet or duplet. चलिए अब हम ये बॉन्ड भी बना देते हैं। तो कार्बन है, ये अपनी टेट्रा वैलेंसी पी करेगा, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसके साथ कर रहा है पूरे? तो देखिए यहाँ पर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसका हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक क्लोरीन के साथ। इसी तरह से हाइड्रोजन भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, शेयरिंग कर रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन की। क्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, जबकि क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ वो एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड H2S प्रोपेनॉन और F2। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसी तरह से प्रोपेनॉन जो होता है उसका फॉर्मूला होगा CH3COCH3। एथ, मैथ, प्रॉप और कीटोन। चलिए इथेनोइक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बड़ा ही आसान है, आपने देखिए इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन मैक्सिमम एक सिंगल बॉन्ड बना पाता है, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन लगा दे। उसके बाद एक और कार्बन, क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, तो यहाँ पर ये आएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी आप लगा सकते हैं। फिर आता है H2S। सल्फर बीच में आएगा, हाइड्रोजन हमेशा लास्ट में ही आते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाते हैं। तो ये आगे सल्फर के पास आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। अब 2 लोन पेयर बच गए। अब आता है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन की बात करते हैं, तो कार्बन के बाद कार्बन, फिर एक और कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, तो ये हो गया। फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इसी तरह से यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। अब फ्लोरीन की बात करते हैं, एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन। एक फ्लोरीन के आटोमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक फ्लोरीन ने दिया, एक इस फ्लोरीन ने दिया, और ये लोन पेयर इधर आ गए। नाउ दिस इज डन। अब इसके बाद आता है कि व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। होमोलोगस सीरीज क्या होता है और हमें एग्जांपल के साथ यहाँ पे बताना है। तो होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है, इज अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है, कार्बन कंपाउंड की सीरीज होती है दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन, दैट हैव different number of carbon atoms but contain same functional group, but contain same functional group. That does the meaning of the homologous series. If I talk about the example, alkane ले लीजिए, तो होमोलोगस सीरीज में जनरल फॉर्मूला भी सेम होता है, तो इसका जनरल फॉर्मूला CnH2+2 होता है। अल्कोहल ले लीजिए, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH होता है, तो जनरल फॉर्मूला से हम इसके सारे के सारे मेंबर्स भी बना सकते हैं। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। चलो पहले केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। इथेनॉल माने अल्कोहल, C2H5OH, इथेनोइक एसिड COOH, CH3COOH, ठीक है। अब इसका सोडियम बाइकार्बोनेट से दोनों का रिएक्शन करवा दीजिए, पहले भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी विद द ब्रिस्क एफिबेसेंस। सो दिस इज अ डिफरेंशिएशन दैट अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद द सोडियम बाइकार्बोनेट व्हेयरएज द कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड लिबरेटेड द ब्रिस्क एफिबेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करूँ, तो लिटमस का अल्कोहल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड पर
लिटमस क्या होता है आपका, ब्लू टू रेड हो जाता है। साथ में जो अल्कोहल होता है, इसका जो स्मेल होता है वो कैसा होता है, दिस इज हैविंग द स्वीट स्मेल। कैसा होता है, स्वीट स्मेल होता है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है वो विनेगर काइंड ऑफ स्मेल होता है। कैसा होता है, विनेगर काइंड ऑफ। साथ में जो अल्कोहल होता है उसका टेस्ट जो होता है वो बर्निंग टेस्ट होता है, जुबान पे रखते ही थोड़ा सा बर्निंग सा टेस्ट आपको लगता है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसका जो टेस्ट होता है वो साउर होता है, माने खट्टा होता है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। व्हाई डज अ मिसल टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। मिसल क्यों बनता है जब हम सोप को ऐड करते हैं वाटर में। विल अ मिसल बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल। तो पहले सेकंड का मैं आंसर देती हूँ, नहीं, मिसल इथेनॉल के साथ नहीं बनता है। अब क्वेश्चन आता है कि सोप के अंदर हम जब मिसल कैसे बनता है। तो देखिए सोप के दो पार्ट होते हैं, ये हम लोग अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सोप हैज टू पार्ट, फर्स्ट वन इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड अदर वन इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो जो कार्बन पार्ट होता है ये आपका होता है हाइड्रोफोबिक, और जो ये अनिक पार्ट होता है ये होता है आपका हाइड्रोफिलिक, राइट। और जैसे ही हम सोप को पानी में मिलाते हैं तो जो भी डर्ट होती है उस पर आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट आ जाता है, ठीक है। और जो इसके कॉर्नर्स होते हैं वो आते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपका मिसल का फॉर्मेशन होता है। तो हम कह सकते हैं soap molecule has two ends, as I told you it has two hands, one is hydrophilic part and other is the hydrophobic part. When soap is dissolved in water, the cloth are put in the soapy solution, and with that soapy solution the cloth if have the dirt or grease, that soap hydrophobic part converts toward the dirt and hydrophilic part towards the water, in that fashion that it makes the mist. ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। कार्बन और उसके जो कंपाउंड होते हैं एज फ्यूल क्यों यूज किए जाते हैं, बिकॉज ये क्लीन फ्लेम के साथ जलते हैं, एकदम साफ सुथरी फ्लेम आती है। उसके बाद नो स्मोक, क्लीन फ्लेम है तो स्मोक तो होगी नहीं। इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो कैसा होता है, मतलब हीट देने का जो वैल्यू होता है हाई हीट देता है, कैलोरीफिक वैल्यू काफी ज्यादा हाई होता है। और इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, वो मैक्सिमम होता है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है स्कम कैसे बनता है जब हम सोप के साथ को ट्रीट करते हैं। तो हार्ड वाटर जो होता है उसमें क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। किसके होते हैं, कैल्शियम के एंड मैग्नीशियम के, ठीक है। जब हम सोप मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाते हैं हार्ड वाटर के साथ तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट हैं वो क्या हो जाते हैं, वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। और ये प्रेसिपिटेट जो है ये व्हाइट लेयर के तरीके से पानी के ऊपर फॉर्म हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज स्कम। सो वी कैन राइट इट डाउन, हार्ड वाटर ऑफन कंटेन salt of calcium and magnesium. Soap molecule react with the salt of magnesium and calcium and form a precipitate. This precipitate begin floating as the white layer over the water. This layer called scum. Now question number 11. What change will you observe if you test the soap with litmus paper? Red or blue? सोप जो हमारा होता है वो बेसिक सोल्यूशन है, और जो बेसिक सोल्यूशन है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आता है व्हाट इज हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या है ये हमको बताना है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें ऐड कर रहे हो हाइड्रोजन को, दैट इज नोन एज हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम काइंड ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है।
इंडस्ट्रियल यूज बताना है तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज में जो वेजिटेबल ऑयल है जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसका हाइड्रोजनेशन करवाते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो बना लेता है वेजिटेबल घी। क्या बना लेता है? वेजिटेबल घी बना लेता है। अब आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। देखिए जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होएगा वही जाएगा। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला, माने कि एल्कीन या फिर एल्काइन। एल्कीन होता है CnH2n, एल्काइन होता है CnH2n-2। C2H6 आपका इथेन है, C3H8 प्रोपेन है, C3H6 आपका एल्कीन है तो ये आएगा C3H6, फिर C2H2 आपका एल्काइन है तो ये हो गया आंसर, और क्योंकि लास्ट में मीथेन है जो कि आपका एल्केन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो क्या करेगा, अगर आप इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ, जो कि रेडिश ब्राउन का होता है, कलर का होता है, तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ डीकलराइज हो जाएगा आपका ब्रोमीन वाटर। तो दिस इज द टेस्ट that you need to be tested with the bromine water which is reddish brown in color. With the saturated hydrocarbon there is no change in the color, but with the unsaturated hydrocarbon it become decolorized. तो ये आपको टेस्ट ट्यूब में करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 का, कार्बन्स कंपाउंड का। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो इसको आपको प्रॉपर्ली लिखना है। तो प्रॉपर्ली लिखने के लिए देखिए यहाँ पर आप, हमें बहुत बार मैं इसको बता भी चुकी हूँ आपको। यहाँ पर क्या है, व्हेन अ डर्टी क्लॉथ इज पुट इन वाटर कंटेनिंग डिसॉल्व सोप देन द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इन द मिसल अटैच टू द ऑयल और ग्रीस। काफी बार भी बनाया है मैंने। तो इस तरह से आपका मिसल का डायग्राम आप बना लेंगे क्लीन, और ये मिसल आपको बता देनी है और फिर बता देना है कि इस तरह से सोप इसको क्लीन करता है। तो अटैच टू द ऑयल और ग्रीस particle present the surface of the dirty cloth. In this way, the soap missile and trap the oily, greasy particle by using the hydrocarbon, and the ionic end of the soap molecule in the missile, however, remain attached to the water. देखिए ये जो आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये पानी से अटैच है, और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये ग्रीस से अटैच है। और फिर जब हम इसको एजिटेट करेंगे तो ये मिसल पानी के साथ ड्रेन ऑफ हो जाएगा, कपड़ा साफ हो जाएगा। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। और अगर आपके पास एनसीईआरटी या एस चांद की बुक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू लिंक को चेकआउट कर सकते हैं अमेजोन का, जहां से आप अपने घर बैठे बैठे बुक भी मंगा सकते हैं।